हेलो नमस्कार, आशा करता हूँ मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक पहुँच रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे, जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, मुद्रा और नगरीकरण को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, समझेंगे। उसके बाद में बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित एक हमारा मॉडल प्रश्न रहेगा, ठीक है, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार। तो इस काल में हम देखते हैं कि मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है। बुद्ध काल अर्थात महाजनपद काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार मध्य गंगा घाटी तक हो जाता है। यह क्षेत्र चावल उत्पादक क्षेत्र था और अत्यधिक उपजाऊ था। ठीक है, चावल उत्पादक यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी मात्रा में कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ। साथ ही बेहतर किस्म के लौह उपकरणों की मदद से, चूंकि मगध साम्राज्य में लोहे की प्रचुरता थी, इसलिए लोहे के बेहतर किस्म के कृषि उपकरण बनाए गए थे और इन कृषि उपकरणों की मदद से गहरे स्तर पर भूमि की जुताई संभव हो पाई थी। गहरे स्तर पर भूमि की जुताई संभव हो पाई थी। तो हम देखते हैं कि महाजनपद काल अथवा बुद्ध काल तक मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है और चूंकि ऊपरी गंगा घाटी की तुलना में यह चावल उत्पादक मध्य गंगा घाटी अत्यधिक उपजाऊ थी, फिर बेहतर मात्रा में कृषि अधिशेष हमको प्राप्त होता है। उसके बाद में चूंकि लोहे की उपलब्धता थी मगध साम्राज्य में, इसलिए कृषि उपकरणों की सहायता से भूमि को गहरे स्तर पर जुताई करना तथा जंगलों को काटकर बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को आबाद करना संभव हो पाया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है हमारा कृषि अर्थव्यवस्था में धान की रोपाई तकनीकी का विकास हुआ। जिसके द्वारा भी उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है बुद्ध काल से पूर्व कृषि कार्य में परिवार के लोग ही कृषि कार्य करते थे, परंतु इस काल तक अर्थात महाजनपद काल में या बुद्ध काल में कृषि कार्यों में दासों को भी शामिल कर लिया गया और कर्मकारों को भी लगाया जाने लगा। कर्मकार वैतनिक मजदूर होते थे जिनको मजदूरी पर रखा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार मध्य गंगा घाटी में होता है और चूंकि मध्य गंगा घाटी बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए बेहतर मात्रा में कृषि अधिशेष उत्पन्न होता है। साथ ही लोहे की उपलब्धता के कारण बेहतर किस्म के कृषि उपकरण बनाए जाने लगे और उनसे बड़ी क्षेत्र में जंगलों को साफ करके कृषि भूमि को आबाद करना संभव हो पाया। साथ ही भूमि के गहरे स्तर पर जुताई करना संभव हो पाया। इसके अलावा धान की रोपाई की तकनीकी के कारण भी उत्पादन को बल मिला और इससे पूर्व यानी कि बुद्ध काल से पूर्व कृषि काम
जो किसान होते थे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करते थे, लेकिन बुद्ध काल में कृषि कार्यों में दासों को भी रखा जाने लगा, साथ ही वैतनिक मजदूरों को यानी कि कर्मकारों को भी कृषि कार्य में लगाया गया। इसके साथ भी एक विचारधारा यह भी है कि जलवायु संबंधी कारणों से उत्तर पश्चिम से जनसंख्या का माइग्रेशन प्रवाह पूरब की तरफ हो रहा था। तो जो लोग उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहे थे, अर्थात मैप के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जलवायु संबंधी कारणों से यहाँ के जो लोग थे वो इस तरफ माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से प्रवास कर रहे थे इस तरफ। तो एक दृष्टिकोण के अनुसार माना जाता है कि ये इन लोगों ने कुछ नई फसलों को लाया तथा अपने साथ में कुछ नवीन तकनीकी को भी लाया। फसल के रूप में जैसे गेहूं को लाया, जौ आदि कुछ फसल ऐसे हैं जो इन लोगों ने लेकर आए। इस प्रक्रिया से भी बुद्ध काल में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि अर्थव्यवस्था चरम स्थिति पर पहुंच गई और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में कई कारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बार संक्षेप में पुनः देखते हैं। मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप एक बेहतर मात्रा में कृषि अधिशेष प्राप्त हुआ। साथ ही लोहे की प्रचुरता थी। लोहे के बेहतर किस्म के कृषि उपकरण बनाए गए और इन उपकरणों की मदद से एक तो जंगलों को साफ करके बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को आबाद किया गया। साथ ही कृषि क्षेत्रों की गहरे स्तर पर जुताई करना संभव हो पाया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं धान की रोपाई तकनीकी में ने भी उत्पादन में सहयोग किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि होने के बाद में कृषि कार्यों में दासों और कर्मकारों को भी रखा जाने लगा। फिर एक दृष्टिकोण के अनुसार जो उत्तर पश्चिम से जलवायु संबंधी कारणों से लोग पूरब की तरफ प्रवास कर रहे थे, इन लोगों ने अपने साथ में नवीन तकनीकी तथा कुछ नए फसलों को लेकर आए, यथा गेहूं और जौ। तो इस प्रकार हम देखते हैं बुद्ध काल में कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक विकास हुआ। कृषि के बाद में शिल्प एवं उद्योग को हम देखते हैं। बेहतर कृषि अधिशेष बुद्ध काल में बेहतर कृषि अधिशेष ने शिल्प एवं उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है। बड़ी मात्रा में जब कृषि अधिशेष हुआ तो कुछ लोग कृषि कार्यों से मुक्त हुए, तो वो लोग शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। इस प्रकार हम देखते हैं बुद्ध काल में
कृषि एवं उद्योग को भी बल प्रदान हुआ। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 18 प्रकार के शिल्पों की चर्चा हमें मिलती है। साथ ही कृषि के शिल्प एवं उद्योग के विकास ने शिल्पों के विशेषीकरण को प्रोत्साहन दिया। फिर हमें सूचना मिलती है कि एक खास प्रकार के शिल्पी एक खास प्रकार के क्षेत्र में ही निवास करते थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो वैशाली में 500 कुम्हारों की बस्ती की सूचना मिलती है। ठीक है, वैशाली में 500 कुम्हारों की एक बस्ती की सूचना मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरीकरण को भी बल मिला, नगरीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। तो कृषि अधिशेष व्यापक मात्रा में जब प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हुआ तो कुछ लोग कृषि कार्यों से फ्री हुए और शिल्प और उद्योग के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है कि 18 प्रकार के शिल्पों की चर्चा बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होती है। साथ ही कृषि शिल्पों एवं उद्योग विकास के परिणाम स्वरूप शिल्प के विशेषीकरण को भी बल मिला। और फिर हमें सूचना मिलती है कि कुछ विशेष प्रकार के शिल्पी जो थे वो किसी खास क्षेत्र में निवास करते थे। उदाहरण के लिए वैशाली में 500 कुम्हारों की एक बस्ती की चर्चा मिलती है, अर्थात नगरीकरण को भी बल प्रदान हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं व्यापार की क्या स्थिति थी। तो कृषि एवं उद्योगों के विकास के कारण व्यापार को प्रोत्साहन मिलना बहुत ही स्वाभाविक था। इस काल में व्यापार विकसित अवस्था में थी। ठीक है, उत्तर भारत में महत्वपूर्ण मार्गों का विकास हो चुका था। जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ पर महत्वपूर्ण मार्गों का विकास हो चुका था और व्यापार विकसित अवस्था में थी। बुद्ध काल में जिन मार्गों से बौद्ध और जैन सन्यासी गुजरते थे उन्हीं मार्गों से व्यापारी भी गुजरते थे। जीवक की कथा से उत्तर के प्रमुख मार्गों के विकास की सूचना मिलती है, जिसकी पहचान आगे उत्तरापथ के रूप में हुई है। ठीक है, यहाँ जीवक एक राज्य वैद्य था जो तक्षशिला से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके पाटलिपुत्र लौटा था। ठीक है, तो उसकी आत्मकथा से उत्तर के प्रमुख व्यापारिक नगरों की सूचना हमें प्राप्त होती है। उत्तरापथ में कौन कौन से व्यापारिक मार्ग सम्मिलित हैं? तो एक मार्ग तक्षशिला से होकर सियालकोट, तक्षशिला से होते हुए सियालकोट और फिर मथुरा से जोड़ता था। मथुरा का यह मार्ग आगे उज्जैन से जुड़ता था। फिर उज्जैन से भड़ोच यानी कि गुजरात के बंदरगाह से जुड़ता था। फिर फिर मथुरा से यमुना व गंगा नदी को पार करते हुए श्रावस्ती से जुड़ता था। मथुरा से यमुना और गंगा नदी को पार करते हुए यह मार्ग श्रावस्ती से जुड़ जाता था। श्रावस्ती से फिर काशी और फिर काशी से यह मार्ग पाटलिपुत्र होते हुए
बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जुड़ता था। इस प्रकार बुद्ध काल में उत्तरापथ की चर्चा मिलती है और इन व्यापारिक मार्गों के द्वारा न केवल बौद्ध और जैन सन्यासी जाते थे बल्कि व्यापारिक कारवां और व्यापारी भी इन मार्गों से व्यापार करते थे। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर सियालकोट को जाता था, सियालकोट से फिर मथुरा, मथुरा से फिर उज्जैन को जाता था, उज्जैन से यह मार्ग भड़ोच यानी गुजरात के बंदरगाह से जुड़ता था और फिर मथुरा से यह मार्ग गंगा यमुना को पार करते हुए शरावती से जुड़ता था। उसके बाद में काशी पाटलिपुत्र से होते हुए बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से यह मार्ग जुड़ जाता था। ठीक है। व्यापार में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ अनाजों का निर्यात होता था। ठीक है, अनाजों का निर्यात होता था ग्रामीण क्षेत्र से नगरों को। उत्तर पश्चिम में यानी कि उत्तर पश्चिम में यह बुद्ध काल में उत्तर पश्चिम में यह मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से व्यापारी रूप में जुड़ा हुआ था और पूरब में यह बर्मा से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध काल में व्यापार एक विकसित अवस्था में था। ठीक है, व्यापारी न केवल विदेश में बल्कि न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस काल में मुद्रा के रूप में आहत मुद्रा का साक्ष्य मिलता है। मुद्रा के रूप में पुरातात्विक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में आहत मुद्रा का साक्ष्य मिलता है। आहत मुद्रा जिसे पंचमार्क सिक्का भी कहते थे, यह तांबे और कांसे का बना होता था। तांबे और चांदी का बना होता था या चांदी और तांबे के मिश्रित से बना होता था। दोनों का मिश्रण होता था। और साहित्यिक साक्ष्य के रूप में भी बुद्ध काल में मुद्रा का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। दरअसल पाली ग्रंथ से हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि राज्य वैद्य जीवक के द्वारा श्रावस्ती के गृहपति, कहाँ के गृहपति? श्रावस्ती के। जीवक एक राज्य वैद्य था, तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण किया था, पाटलिपुत्र गया था। ठीक है, तो जीवक ने श्रावस्ती के गृहपति के पुत्र को एक बीमारी से बचाया था, बीमारी से मुक्त किया था, जिसके उपलक्ष्य में श्रावस्ती के गृहपति द्वारा जीवक को 16,000 सिक्के भेंट किए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध काल में मुद्रा का साक्ष्य में पुरातात्विक स्रोत के रूप में भी प्राप्त होता, साहित्यिक स्रोत से भी प्राप्त होता। पुरातात्विक स्रोत से बात करें तो आहत मुद्रा का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि तांबे और चांदी से बना होता था, यह दोनों का मिश्रण होता था। साथ ही साहित्यिक साक्ष्य के रूप में हमें पाली ग्रंथ से यह सूचना प्राप्त होती है कि श्रावस्ती के गृहपति के पुत्र को जीवक ने एक बीमारी से जब मुक्ति दिलाई तो श्रावस्ती के गृहपति ने जीवक को 16,000 सिक्के भेंट में दिए।
इस काल को चूंकि यानी कि बुद्ध काल को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है, अर्थात द्वितीय नगरीकरण का आरंभ इस काल में हमको देखने को मिलता है। इस काल में हमें विभिन्न स्रोतों से अनेकों नगरों का साक्ष्य प्राप्त होता है, अनेकों नगरों का विवरण हमें प्राप्त होता है। एक यूनानी विद्वान अरिस्टोबुलस हैं। यदि हम बात करें कौन कौन से साक्ष्य हैं, तो एक यूनानी विद्वान अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ आए थे। इन्होंने सिकंदर के द्वारा झेलम नदी और ब्यास नदी, झेलम और ब्यास नदी के बीच 9 राज्यों के साथ साथ 5000 नगरों को जीतने का ब्योर देते हैं। 9 राज्य और 5000 नगरों। तो अरिस्टोबुलस अपने ग्रंथ में बताते हैं कि सिकंदर, चूंकि अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ में आया था, तो अरिस्टोबुलस का कहना है कि झेलम और ब्यास नदी के बीच में सिकंदर ने 9 राज्यों को जीता था, इसके साथ ही 5000 नगरों को जीता था। हालांकि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में नगरों की बहुलता थी। ठीक है, यह अकेले स्रोत नहीं है जिससे प्राप्त होता कि नगरों का विकास हुआ था। इसके अलावा तक्षशिला की खुदाई से भी वहां पर नगर के साक्ष्य मिले हैं। तक्षशिला की खुदाई से वहां पर नगर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पाली ग्रंथ से उत्तर भारत में लगभग 60 नगरों का जिक्र मिलता है। उत्तर भारत में लगभग 60 नगरों का जिक्र मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध काल में नगरीकरण का विकास हो चुका था। विभिन्न नगर अस्तित्व में थे जिसके कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अरिस्टोबुलस का मानना है कि झेलम और ब्यास नदी के बीच में सिकंदर ने 9 राज्यों और 5000 नगरों को हराया था। इसके अलावा तक्षशिला की खुदाई से हमें प्राप्त होता कि वहां पर नगर थे। थर्ड पॉइंट है पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथों से भी हमें उत्तर भारत में 60 नगरों की चर्चा प्राप्त होती है, जिसमें 6 महानगर की श्रेणी में थे। अब हमारा मॉडल प्रश्न रहेगा बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था पर। तो मॉडल प्रश्न, बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले इसका की पॉइंट हम देखेंगे। तो की पॉइंट रहेगा कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार। किस प्रकार कृषि अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस करती है इस काल में। पहला पॉइंट रहेगा कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था में हमको लिखना है, बहुत ही संक्षेप में लिखना रहेगा उत्तर। एक तो नवीन तकनीकी, उत्तर पश्चिम से जनसंख्या का माइग्रेशन, और लोहे की उपयोगिता। फिर हमको व्यापार के बारे में, शिल्प एवं उद्योग के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। उसके बाद में हमें एक सकारात्मक निष्कर्ष देना है। ठीक है, और यह हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगर महाजनपद काल के अगले पार्ट में हम अर्थव्यवस्था के बाद में समाज को देखेंगे, सामाजिक संगठन।
इससे पहले हमारा राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संरचना पूरा हो चुका है। इस पार्ट में हमारा अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में महाजनपद काल के समाज के बारे में, सामाजिक संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था बुद्ध काल में समाज के साथ। हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।